हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आज यार हमारा सेकंड इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर है। सबसे पहले तो जय हिंद सभी को, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं एक फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कि है हिमालयाज। ठीक है, तो अगर मैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर का पार्ट हम लेते हैं, उसका नाम है हिमालयाज। ठीक है, जब हमारी ये हिमालयन रेंज यहाँ से और ये पूरा नेपाल से यहाँ तक खत्म होती है, इसको हम फर्स्ट पार्ट दे देते हैं। और सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है नॉर्थ इंडियन प्लेन। इसी को हम नदर्न प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन हो जाता है। ठीक है, थर्ड ये ट्रायंगुलर पार्ट आप देख रहे होंगे, ये ठीक, इसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर आपके प्लेट्यू हो जाएंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये थर्ड हो गए। फोर्थ, अगर आप इसके किनारे पे देखोगे तो इसको हम बोलते हैं कोस्टल बॉडीज, कोस्टल प्लेन्स भी बोलते हैं। इसको हिंदी में आप तटीय मैदान बोल सकते हो। इसको मैं फोर्थ नाम दे देता हूँ। फिफ्थ, अगर आप देखोगे तो ये आपका अरावली हो जाता है। ये ये अरावली रेंजेस है यहाँ पर राजस्थान में। और अरावली के वेस्ट में आपको देखने मिलती हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि है थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम इसको लिखते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, और सिक्स्थ हमारा लास्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो होते हैं आइलैंड्स, जो कि ये अरेबियन सी में है। ये है आपका लक्षद्वीप, और ये आपका अंडमान एंड निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल में है। ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, यहां तक की बात आप समझे, यानी कि इंडिया को हमने 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में कैटेगराइज कर रखा है, यानी भूगोलीय संरचनाओं में बांट रखा है। जिसमें पहला है हिमालय, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है उसी के नीचे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स या नदर्न प्लेन्स, यानी उत्तर के विशाल मैदान। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है कोस्टल प्लेन्स, आपके तटीय मैदान। पांचवा है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि राजस्थान में अरावली के वेस्ट में आपको देखने मिलेगा। और छठवा है आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आपको ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो, अगर हम माउंटेन की बात कर रहे हैं तो हमें इसके टाइप्स जान लेने चाहिए। ठीक है, तो टाइप में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आते हैं फोल्ड माउंटेन। इन्हीं को हम कह देते हैं वलित पर्वत। ठीक है, आओ इसको आगे समझा देते हैं। देखो, अगर मैं फोल्ड माउंटेन की बात करूं तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका यंग और दूसरा है आपका ओल्ड। यंग में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? पहले, सबसे पहले तो समझो यंग होते क्या है। यंग फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जिनकी हाइट जो है ना, वो अभी भी बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ती है, ये आपने पिछले लेक्चर्स में समझा होगा। याद है जब हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ रहे थे? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो किसी भी टोपोग्राफी के अंदर से लगते हैं, यानी अर्थ की संरचना के अंदर से जो फोर्सेस लगते हैं, वो अर्थ के ऊपर जो भी टोपोग्राफी बनेगी, या तो माउंटेन्स बनेंगे या प्लेट्यूज बनेंगे,
उनको बनाने का और उनकी हाइट निरंतर बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है? इनके कारण हाइट बढ़ती है और जो भी टोपोग्राफी है वो बनती चली जाती है। लेकिन जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं या फिर जो एक्सोजेनिक एजेंट्स होते हैं जो ये फोर्सेस लगाने का काम करते हैं, जैसे कि आपके रिवर वाटर हो गए, ये सारा कुछ हमने डिटेल में कवर कर रखा है फिजिकल ज्योग्राफी में, जो कि आप पिछले लेक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपकी विंड्स हो गई, ठीक है? आपकी ग्लेशियर्स हो गए, ये सारे हमारे एक्सोजेनिक एजेंट्स हैं, है ना? जो कि इरोजन करते हैं, क्षरण करते हैं टोपोग्राफी का, और ये बाहर से लगते हैं, ठीक है? एंडोजेनिक को हम बोलते हैं अंतर्जात बल और एक्सोजेनिक को बोलते हैं बहिर्जात बल, ठीक है? एंडोजेनिक फोर्सेस आपके अंदर से लगते हैं, जो कि बिल्ड करते हैं आपकी जो भी टोपोग्राफी होगी, या तो वो माउंटेन्स होंगे या तो वो प्लेट्यूज होंगे। और ये जो है इसकी हाइट कम करने का काम करती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, और ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, एरोजन करते हैं, क्षरण करते हैं, और धीरे-धीरे आपकी टोपोग्राफी की हाइट जो है वो कम होती जाती है माउंटेन्स की, ठीक है? डिस्ट्रॉय करते हैं। इतना आप समझ गए? अब आ जाओ। तो फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप है माउंटेन्स का, ये सॉरी, इसको 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो आपके यंग माउंटेन्स और या तो आपके ओल्ड माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स की अगर मैं बात करूँ, तो जिनकी हाइट अभी निरंतर बढ़ ही रही है, इसका मतलब इनमें एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं, वो एक्सोजेनिक के कंपैरिजन में ज़्यादा लग रहे होंगे, ठीक है? और इसका अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो आपके यंग माउंटेन्स में आपके हिमालयज़ आते हैं, ठीक है? हिमालयाज़ आते हैं और आपके एंडीज़ आती हैं, एंडीज़ माउंटेन रेंजेस, ये कहाँ पर है आपके? साउथ अमेरिका में, क्या? एंडीज़ माउंटेन रेंजेस, ठीक है? ये समझ गए? और एक और बात एंडीज़ के बारे में, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप बताओगे वो एंडीज माउंटेन रेंजेस है और साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो रॉकीज पर्वत आपके, है ना? ये कहाँ पर है? ये आपके नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। अगर हम इनकी हाईएस्ट पीक की बात करें, नहीं, इससे अगर मैं हाईएस्ट पीक्स की बात करूं, हिमालयाज की आपको पता है, माउंट एवरेस्ट, अभी हम डिटेल में ये सब कवर करेंगे, यहाँ पर केवल पीक्स लिख देता हूँ, माउंट एवरेस्ट। और एंडीज की जो हाईएस्ट पीक है वो हो जाएगी माउंट एकोंकागुआ, ठीक है? इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एकोंकागुआ, ठीक है? हाईएस्ट पीक्स की बात कर रहे हैं। और रॉकीज की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? माउंट मैकिनली। या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर ही जो सारे आपके नोट्स और पीडीएफ हैं वो आते हैं, तो उसे ज्वाइन जरूर करके रखना, ठीक है? और जो अलग से जो भी चीजें उसमें डालने की होंगी वो अब से मैं डालना स्टार्ट करूंगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन रखना। इसे ही हम माउंट देनाली भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक की बात आपकी समझ में आती है? अब देखो, ये था हमारा सारा यंग की कैटेगरी। अगर हम ओल्ड की बात करें, तो ओल्ड वो होते हैं जिनकी हाइट जो है वो डाउन हो रही है, यानी इसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होंगे आपके, वो लग रहे होंगे, जो कि डाउन करने का काम कर रहे होंगे आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स को। अब इसके अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो सबसे पहला आपका आ जाता है यूराल माउंटेन रेंजेस, ठीक है? कहाँ पे है ये? ये यूरोप और एशिया की बॉर्डर पे है, और ये क्या करता है? ये सेपरेट करने का काम करता है
यूरोप को एंड एशिया को। इतनी बात समझ गए। सेकंड में अगर मैं देखूं तो आपके एपिलेशंस, माउंटेन रेंजेस, ये आपकी कहां पर है? ये भी आपकी नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड आ जाएंगे आपके इंडिया की अरावलीज माउंटेन रेंजेस, जो कि हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। ठीक, यहां तक की बात समझ गए। हम्म, चलो आगे बढ़े। आगे नहीं, पीछे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं। तो देखो, जब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भैया? जब हम पढ़ रहे थे प्लेट बाउंड्रीज, आपकी प्लेट बाउंड्रीज जब हम पढ़ रहे थे ना, उसमें पहला टाइप मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है? सेकंड मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंट, और थर्ड मैंने आपको बताया था जो कि लेटरल मूवमेंट करती है। ठीक है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो टाइप की जो बाउंड्रीज होती हैं, दो टाइप टाइप की जो आपकी अर्थ की सतह होती हैं, प्लेट्स होती हैं, जब वो कन्वर्ज करेंगी, एक दूसरे के पास आएंगी, है ना, एक दूसरे से टकराएंगी, टकरा के जो भी आपकी डेंस वाली होगी ना, जो भी आपकी हैवी होगी, वो नीचे धस जाएगी, और ये वाली उसके ऊपर चढ़ जाएगी। जब ऊपर चढ़ जाएगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन रेंजेस, क्योंकि ये ऊपर चढ़ के एक टोपोग्राफी बनाती है। इसी माउंटेन रेंजेस को हम क्या बोल देते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। इतनी बात समझ गए। मैंने बोला कि जब हम पिछले लेक्चर्स में आपकी प्लेट बाउंड्रीज पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है? जब आपकी दो प्लेट बाउंड्रीज आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो जो आपकी डेंसर वाली होगी, जो हैवी वाली होगी, वो नीचे धस जाएगी। ठीक है। और नीचे धस के क्या बनाएगी? सबडक्शन जोन बनाएगी। सबडक्शन जोन यानी सबडक्ट कर गई नीचे, और जितनी अंदर वो जाती है उसी को हम नीचे, जैसे कि यहाँ पर ये आपका हो रहा है, ये जो एरिया है, ये है आपका सबडक्शन जोन। ठीक, सबडक्शन जोन बनाएगी। और ये जो ऊपर वाली होगी, जो हल्की वाली बाउंड्री होगी, वो ऊपर चढ़ जाएगी, और ऊपर चढ़ के ये बना देती है टोपोग्राफी, जिसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब आगे आ जाओ। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। फोल्ड माउंटेन। सेकेंड टाइप होता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन का देख लेते हैं हम। ब्लॉक माउंटेन को ही हम बोलते हैं क्या? भ्रंश पर्वत। ये किस कारण बनता है? जब वर्टिकल स्लीपेज होता है, यानी कि मैंने आपको बताया कन्वर्जेंट की वजह से फोल्ड माउंटेन बनते हैं, और जब लेटरल मूवमेंट होता है ना, लेटरल मतलब जब प्लेट्स का साइड वाइज मूवमेंट होता है, तब उसको हम लेटरल मूवमेंट कहते हैं, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन था आपका, है ना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और फिर लेटरल। लेटरल को ही हम साइडवाइज कहते हैं। और जब साइडवाइज मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, तब आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। ये हम सारा कुछ कवर कर चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। लेकिन ये साइड वाइज की बात है, ये हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन यही चीज जब वर्टिकल में हो रही होगी, देखो जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है आपको, वर्टिकल में जब कोई चीज आपकी ऊपर वाली ऊपर चली गई, नीचे वाली नीचे धस गई। जब ऊपर वाली चीज ऊपर चली गई उसको हमने बोल दिया हॉर्स्ट, और जब नीचे वाली नीचे धस गई उसको हमने बोल दिया ग्रेबन। तो जब भी आपके ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे,
वो आपके वर्टिकल स्लीपेज की वजह से बन रहे होंगे। वर्टिकल स्लीपेज का मतलब जो लेटरल मूवमेंट साइडवाइज ना होके, हॉरिजॉन्टल ना होके आपका वर्टिकली होता है, ऊपर-नीचे होता है। जब ऊपर-नीचे होता है या तो बीच वाला पार्ट ऊपर चला गया तो आजू-बाजू वाला धँस जाएगा, या तो जब आजू-बाजू वाला ऊपर चला गया तो बीच वाला धँसा हुआ प्रतीत होगा। तो ऊपर उठे हुए पार्ट को हम हॉस्ट बोल देते हैं और नीचे गिरे हुए पार्ट को हम ग्रेबन बोल देते हैं। इतनी बात समझ गए? इसी से जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है ये हमारा बनाता है ब्लॉक माउंटेन, जिसको हम हॉस्ट भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वर्टिकल स्लीपेज हुआ, बीच वाला पार्ट नीचे धँस गया और यहाँ पर बन गई आपकी क्या, दोनों माउंटेन के बीच में वैली बन गई। ये है आपकी वैली और इसी को हम बोल देते हैं रिफ्ट वैली। ठीक? इसी को हम रिफ्ट वैली बोल देते हैं। जब भी आपके आजू-बाजू माउंटेन्स होंगे तो उसके नीचे जो धँसा हुआ पार्ट होगा ये एक वैली का निर्माण करेगा। इस वैली को हम बोल देते हैं रिफ्ट वैली। यहाँ तक समझ गए? रिफ्ट वैली को हिंदी में बोल देते हैं भ्रंश घाटी। अब इसका एकदम सटीक एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा, जो कि विंध्या और सतपुड़ा है। ये दोनों हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स हैं और इन्हीं के बीच में, जैसे ये आपका विंध्या है, ये आपका सतपुड़ा है और ये आपकी रिफ्ट वैली है। और इस रिफ्ट वैली में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। जब हम रिवर कवर कर रहे होंगे तब सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। विंध्या और सतपुड़ा आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं और वो जो बीच में वैली बनाते हैं, उस रिफ्ट वैली में बहती है नर्मदा नदी आपकी। ठीक है? और इसके कौन से एग्जाम्पल हैं? ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं, आपके हार्स माउंटेन्स जो हैं, हार्स माउंटेन्स कहां पर? जर्मनी में। ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है और ये कौन सी वैली बनाते हैं? जहां पर भी ब्लॉक माउंटेन बनेंगे वहां पर वैली बनेगी ही बनेगी। कौन सी वैली बनाएंगे? राइन वैली। ठीक है? राइन वैली बनती है जर्मनी में। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपके वॉसजस माउंटेन्स, वॉसजस माउंटेन्स ये कहां पर है? ये हैं आपके फ्रांस में। ठीक है? और हाँ, तीन ही बहुत है। अब दूसरी चीज, एक फैक्ट, आपकी वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है वो कौन सी है? वो है आपकी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है? ये कहां पर पड़ेगी आपकी? ये पड़ेगी आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना? नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में। ठीक? नॉर्थ अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में बनेगी। और ज्योग्राफिस्ट लोगों का मानना है कि ये जो रिफ्ट वैली है, ये बहुत सारे आने वाले सालों के बहुत सारे सालों के बाद ये वैली अफ्रीका से अलग हो जाएगी, है ना? धीरे-धीरे ये अपने ईस्टर्न पार्ट में बढ़ती जा रही है और अफ्रीका को एक दिन उस पार्ट को ये कट करके रख देगी। यहीं पर आप मुझे कमेंट में बताएँगे कि प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी किसने दी थी? पहला। और दूसरा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी किसने दी थी? ये हम कवर कर चुके हैं और आप मुझे कमेंट में बताओ। आगे आ जाओ। यहाँ तक हो गया? चलो। थर्ड होते हैं आपके वोल्केनिक माउंटेन्स। ये क्या होते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स का मतलब
जब आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन जब भी आपका ऐसा वोल्केनिक मैग्मा नीचे से बाहर आएगा, मैंने आपको बताया था जब वो अंदर है तो मैग्मा है, और जब वो फट के बाहर आ गया तब वो क्या बना? लावा। ठीक है, इसके लिए आपका लावा जो है वो बहुत विस्कस होना चाहिए। ठीक है, जब वो विस्कस होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, याद करो, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जब हम वोल्केनिक इरप्शंस पढ़ रहे थे, जैसे कि आपका दूध उबलता है, दूध क्या होता है? विस्कस होता है उबलते हुए। तो जब वो विस्कस होता है तो वो आपके जो बर्तन होगा उसी से लग के गिरेगा, क्योंकि वो बहुत विस्कस है। लेकिन अगर हाईली लिक्विड कुछ आपकी जैसे दाल उबाल रहे हो और कुकर फट गया, तो दाल में आपका पानी की कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो आपकी उछलेगी बहुत ज़्यादा, है ना? उछलेगी ऐसे करके। तो वो आपकी स्टीप वॉल्स नहीं बनाएगी, क्योंकि वो विस्कस नहीं होगी, वो हाईली फ्लूइड होगी। समझ गए? चलो। तो ये जो स्टीप वॉल्स बनाती है, यही ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके क्या बना देता है? आपके वोल्केनिक माउंटेन्स बना देता है। इतनी बात समझ गए? तो आप मुझे बताओ, शील्ड वोल्केनो का एक उदाहरण दो, एग्जांपल दो, है ना? अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि आपके जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, वो भी मैंने पिछले आपको लेक्चर्स में बता चुका है कि वो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है। फ्लड बसाल्ट यानी वो विस्कस नहीं थे, बहुत ज़्यादा लिक्विड थे, तो जब फटे तो यूं फैले, है ना? ज़्यादा एरिया में फैले, वो माउंटेन नहीं बनाए उन्होंने। और आपका जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, जो डेक्कन वाला एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू है आपका मेनली, डेक्कन प्लेट्यू, वो किसका बना हुआ है? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो किसका बना हुआ है? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का। तो जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे होंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। शील्ड वोल्केनो का एक एग्जांपल आपका हवाई है, अमेरिका। ठीक है, ठीक है, ये लिक्विडिटी इनमें ज्यादा होती है, नॉन विस्कस होते हैं। ठीक है, आपके अगर मैं कैल्डेरा की बात करूं, ये सब आपका रिकैप दे देता हूं आपको। कैल्डेरा की बात करूं तो ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर के। ठीक है, और इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं कि खुद में ही कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, खुद में ही कोलैप्स हो जाते हैं। और भी अगर बात करूं आपका, मोस्ट विस्कस कौन सा होता है? सबसे ज्यादा गाढ़ा लावा किसका निकलता है? तो वो होता है आपका कंपोजिट वोल्केनो। ये सारा कुछ आपको फिजिकल ज्योग्राफी में मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर आपको रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, किसके? वोल्केनिक माउंटेन्स के, जैसे कि आपका माउंट किलिमंजारो हो गया। ये कहाँ पर है आपका? अफ्रीका में। माउंट स्ट्रेम्बोली हो गया। जल्दी से मुझे बताओ स्ट्रेम्बोली को क्या बोलते हैं? थर्ड आपका माउंट फूजी, जापान। लिख दूं? जापान में। फोर्थ में आपका माउंट कोटोपैक्सी हो गया, है ना? ये आएगा आपका इक्वाडोर में। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बैरन एंड नारकोंडम, ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पढ़ते हैं। जब हम आइलैंड्स पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। एंड है ये। ठीक है, तो माउंट स्ट्रेम्बली को हम बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी में सिचुएटेड है ये। ठीक है, और आपका जो हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं।
हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन आपका कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ओजस डेल सलाडो। ये कहां पर है? ये है आपका चिली एंड अर्जेंटीना की बॉर्डर पे। ठीक है, ओजस डेल सलाडो हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन्स का मैंने क्या बताया? वोल्केनिक माउंटेन्स यानी वो वाले माउंटेन्स जिनमें मैग्मा नीचे से निकला, जब वो लावा बन के ऊपर फटा तो उसकी स्टीप वॉल्स बना दी उसने। स्टीप वॉल जब एक के ऊपर एक चढ़ती है और ठंडी होती है, तब वहां पर माउंटेन बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट स्ट्रैम्बोली आपका लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन जिसको भी हम बोलते हैं, माउंट फुजियामा भी इसे बोलते हैं, जापान में सिचुएटेड है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। ये इक्वाडोर नाम इसका क्यों है इस देश का? क्योंकि ये इक्वेटर के बीचों बीच है। ठीक है, मतलब इस देश के बीचों बीच से इक्वेटर जाती है। इक्वेटर क्या है पता है ना? पिछले लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पांचवा मैंने आपको बताया बैरन एंड नारकोंडम, जो कि अंडमान और निकोबार में, ये हमारे अपने वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। जब हम इसके अंडमान निकोबार आइलैंड्स पढ़ रहे होंगे तब हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। आगे आ जाए, कुछ बचा नहीं? आगे आओ। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुए कैसे। ठीक है, आ जाओ। देखो, जैसा कि आपको पता है और जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है और जैसा कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये हमारी अर्थ है। सबसे पहले यहाँ पर एक लैंड मास था और एक वाटर बॉडी थी जिसको हम बोलते थे पेंजिया। वाटर बॉडी को क्या बोलते थे? पेंथालासा। ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स पहले। फिर 100 मिलियंस पहले एकाएक क्या होने लगा, ये वाला जो पेंजिया था ना, ये ब्रेक हुआ दो पार्ट में। इसको हमने ऊपर वाले पार्ट को बोल दिया लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट को क्या बोला? गोंडवाना लैंड। ये पूरा मैं कवर कर चुका हूँ फिजिकल में। और ये जो आपकी वाटर बॉडी थी, इसको हमने क्या बोला? टेथीज सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये आपके ऑलमोस्ट 100 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, जैसे कि ये आपकी अर्थ है और आपका गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था इंडिया, जो कि किससे अटैच्ड था? ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। जैसे कि ये आपकी ये आपका इंडिया है और ये अटैच है किससे? ये आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये मैं बात कर रहा हूँ 70 से 80 मिलियंस साल पहले की। ठीक है, और यहां पर आपकी थी कौन सी? यूरेशियन प्लेट। तो ये इंडिया जो है ना, ये धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ। कब? 70 से 80 मिलियन साल पहले की बात है ये। गोंडवाना लैंड का पार्ट था, किससे अटैच्ड था? ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। लेकिन ऊपर आना शुरू कब हुआ? 70 से 80 मिलियन साल पहले की बात है। ऊपर आना शुरू हुआ और यूरेशियन प्लेट से टकराया। जैसा कि अब आप फिगर पे आ जाओ, जैसे कि यहाँ पर ये आपका पहला था, धीरे धीरे ऊपर आया, थर्ड फिगर ये आया और फोर्थ फिगर यहाँ पर जैसे ही आपकी ये वाली यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो जैसे ही टकराया तो यहाँ पर हुआ क्या? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बनी। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज थी और एक दूसरे से टकराई, तो आपकी डेंसर वाली नीचे चली गई और हल्की वाली ऊपर उठ के इन्होंने क्या बना दिया? ये क्या है भाई? ये है आपकी हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, हिमालयाज बना दिया। अब इसमें समझने, और ये है टेथीस सी। अब ये जो टेथीस सी है ना, इसी को हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। टेथीस सी के जियोसिंक्लाइन क्या होते हैं? जियोसिंक्लाइन एक प्रकार की आप ट्रेंचेस समझ लो, गड्ढे समझ लो। ठीक है, तो टेथीस सी के जियोसिंक्लाइन से ही
हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है जो कि मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो टेथीस सी के जियोसिंक्लाइन से ही हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका टेथीस सी है, ठीक है। और इसी से टकराकर टेथीस सी बीच में था, हिमालयाज इसी मतलब इंडियन प्लेट जो है इसी से टकरा के इरोजन प्लेट से टकराई, और कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज जब टकराती हैं तो क्या बनाती हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनाती हैं। और हिमालयाज क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन समझ में आया आपको हिमालयाज का। यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हिमालयाज की जो कोर है ना, वो ग्रेनाइटिक है, ठीक है। ग्रेनाइटिक रॉक्स की कोर बनी हुई है। ग्रेनाइटिक रॉक्स कौन सी रॉक है, याद करो, रिकैप में करवा दूं। अरे खुद भी तो कर लो और कमेंट में लिखो। ये एक इग्नियस रॉक है, ठीक है। इग्नियस रॉक है। रॉक्स एंड मिनरल्स वाला लेक्चर जब हम कर रहे थे उसमें सब समझा चुका हूं मैं आपको। ग्रेनाइटिक टाइप की इसकी कोर है हिमालयाज की। यहां तक समझ गए, चलो आगे बढ़ो। तो जब आपके हिमालयाज बने, ये पूरी आपकी रेंज है, देखो ये जितना भी आपको लाइट येलो कलर में दिख रहा है, ये पूरी आपकी हिमालयन रेंजेस हैं। और इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट फर्स्ट नहीं बोलेंगे इसको, ये है, अरे ग्रेट नहीं यार, फर्स्ट आपका ग्रेट हिमालयाज ही है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो है ट्रांस हिमालय। यहां पर ये बताना इसलिए जरूरी है ट्रांस हिमालय का, बाकी मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ये टेथीज सी की सेडिमेंट्स जो भी थे, टेथीज सी के जो सेडिमेंट्स थे ना, वो जब इकट्ठा हुए, है ना, इकट्ठा हुए यानी डिपॉजिट हुए, कहां पर, आपके जो हिमालय रेंजेस हैं उसके सबसे ऊपर टेथीज सी के सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, और उनको हमने बोल दिया ट्रांस हिमालय, ठीक है। और असली वाले हिमालय जो कि असली आपके हिमालय के लैंडमार्क्स का पार्ट है, वो बनता है ग्रेट हिमालय से स्टार्ट होता है। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, या फिर इसी को हम मिडिल हिमालय बोलते हैं। थर्ड आपका आ जाएगा शिवालिक, ठीक है। तो पहला है ट्रांस हिमालय, जो कि मैंने आपको बताया ओरिजिनल हिमालय का पार्ट नहीं है। वो कैसे बना है, यहां देखो, अगर यहाँ पर टेथीज सी है, ये वाला सी जो है ये पूरा टेथीज सी है। जब प्लेट अपने साथ इस सी के पूरे डिपॉजिट को लेके आएगी और यूरेशियन प्लेट से टकराएगी टकराएगी तो इसके डिपॉजिट तो सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे ना, ऊपर ऊपर। तो सबसे पहले वाले पार्ट को हमने, इसी पार्ट को, डिपॉजिट वाले पार्ट को, टेथीज सी के डिपॉजिट वाले पार्ट को क्या बोल दिया, ट्रांस हिमालय, जो कि ओरिजिनल हिमालय का पार्ट नहीं है। ओरिजिनल हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ग्रेट हिमालय से। आ जाओ आगे पढ़ लेते हैं। हो गया भैया। रुकना थोड़ा। अच्छा, ठीक, चलो ट्रांस हिमालय पढ़ लें। देखो जो आपके ट्रांस हिमालय हैं, इनमें पढ़ने वाली क्या क्या बातें हैं उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय जो है ये टेथीज सी के सेडिमेंट्स हैं, जो कि डिपॉजिट हुए हैं हिमालय के सबसे अपर वाली लेयर में, ठीक है। तो ये ओरिजिनल हिमालय का पार्ट नहीं है। अब आपकी जो ट्रांस हिमालय है, देखो इस तरह का आपका हिमालय का पार्ट बनता है।
तो सबसे पहले वाली लेयर आपकी आ जाएगी क्या, ये 3 लेयर में हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 रेंजेस बनती हैं। सबसे पहली आपकी आ जाएगी काराकोरम रेंज। देखो, जब भी हिमालय बना ना, तो वो एक माउंटेन नहीं बना है, वो पूरी रेंजेस बनी है। रेंजेस क्या होती हैं? रेंजेस ये होती हैं, इसमें आपको हाईएस्ट पीक भी देखने मिलेगी, लोएस्ट पीक भी देखने मिलेगी। तो हम जब इसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं, तब हम इसकी एवरेज हाइट लेते हैं। तो किसी रेंज की अगर आपको एवरेज हाइट बोलेगा, तब आपको वो बताना है। ठीक है, तो ये रेंज है। जैसे कि सबसे पहले वाली रेंज है काराकोरम रेंज, सेकंड वाली रेंज है लद्दाख रेंज। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, सीएपीएफ के एग्जाम में आ चुका है। थर्ड वाली रेंज है जास्कर रेंज, कहीं कहीं इसको जांस्कर भी बोलते हैं, जांस्कर रेंज। ठीक है, एक ही है वो। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट है आपका काराकोरम रेंज। ट्रांस हिमालय जो है वो 3 रेंजेस से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका काराकोरम, सेकंड है आपका लद्दाख रेंज, और थर्ड है आपका जास्कर। ठीक, यहां तक की बात आप समझते हैं। काराकोरम में ही आपको मिलेगी वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विच इज K2। ठीक है, इसी को हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, ये मीटर है, किलोमीटर नहीं है, याद रखना। इसकी हाइट है 8611 मीटर। किसकी? K2 की। K2 क्या है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हो इसको। और ये है क्या? ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि कहां पर सिचुएटेड है? काराकोरम रेंज में। और काराकोरम रेंज कहां है? ट्रांस हिमालय का पहली रेंज है। ठीक है, अगर ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, तो ऑब्वियसली ये काराकोरम की सबसे हाईएस्ट होगी, ये इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, और बताओ। देखो, काराकोरम काराकोरम आपकी और लद्दाख, इसके बीच में एक रिवर फ्लो होती है। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? ये है आपकी श्योक रिवर, जो कि फ्लो होती है बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख रेंज। ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो श्योक रिवर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इंडस रिवर की। अभी पाकिस्तान से इंडस रिवर जो ट्रीटी थी, वो हमने तोड़ी है। ये बात हो गई। और आपकी लद्दाख और जास्कर, दूसरे पेन से बना देता हूँ, है ना। लद्दाख और जास्कर के बीच में ही एक रिवर फ्लो होती है। ये उल्टा बना दिया है, ये इस तरफ, ये इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ फ्लो होती है, पाकिस्तान की साइड जाती है। ये कौन सी रिवर है लद्दाख और जास्कर के बीच में? ये है आपकी इंडस। इंडस फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। समझ गए? ठीक है, और बताओ, यहाँ कुछ बताने लायक? चल,
एक चीज और है। देखो काराकोरम में ही आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स वर्ल्ड के यहीं पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला नाम तो मैं ले लूं आपका सियाचिन। सियाचिन कहाँ पर सिचुएटेड है? सियाचिन यहाँ एकदम बीचों बीच यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, इसी को लेकर डिस्प्यूट है कहाँ, कभी कभी पाकिस्तान भी बोल देता है, कभी कभी चाइना भी बोल देता है, और इंडिया का तो है ही है। तो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका, इसके बारे में कुछ बातें बता दें। सबसे पहले तो ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है, सेकंड लॉन्गेस्ट। सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है भैया, क्या? हमारा सियाचिन। समझ गए? यानी कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, वो हमेशा आपको पोल्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं पोल से हट के बात करूं, तो अगर मैं पोल से हट के बात करूं तो सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर आपका सियाचिन है। अब बोलोगे आप लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो आपका लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका फेडचेनको। फेडचेनको, ये कहां पर है? ये ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान में है। अगर मैं आपके लॉन्गेस्ट ग्लेशियर की बात करूं, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ये लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है, ठीक है। अब मैं आपके लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड की बात करूं, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका? लैम्बर्ट। और ये कहां पर सिचुएटेड है लैम्बर्ट? अंटार्कटिका में। ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया कि जो आपके बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो हमेशा आपके पोल्स में सिचुएटेड होते हैं। तो आपका लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी लैम्बर्ट जो है वो पोल्स में होगा, और वो कौन से पोल में है? आपके अंटार्कटिका में। ठीक है, और कौन से ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे काराकोरम रेंज में? बालतोरो, और कौन सा? हिस्पर, फोर्थ आपका आ जाएगा बाइफो। ये चारों ग्लेशियर और भी सारे ग्लेशियर्स आपको काराकोरम में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है, और यहीं पर चलाया गया था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, जिसके अंतर्गत हमने सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरीके से कैप्चर किया था और अपने फुट सोल्जर्स वहां पर डाले थे। ठीक है, 1984 में हुआ था ये ऑपरेशन। अच्छा, ये हुआ कैसे था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो, पहले हमारी एक ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ कि सियाचिन ग्लेशियर पर कभी भी कोई कब्जा नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और उसने एक प्लान बनाया कि मैं सियाचिन ग्लेशियर पर पहले ही कब्जा कर लूं, इंडियन आर्मी या फिर इंडिया के जो टेरिटरी है वो अपना कब्जा करे, उसके पहले ही मैं कर लेता हूँ। यानी वो ट्रीटी तोड़ने के मूड में था, और उसने अपने जो सोल्जर्स थे उनकी जो यूनिफॉर्म थी, तो वो बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड वाली यूनिफॉर्म, यानी बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर को सहन करने वाली यूनिफॉर्म का ऑर्डर दिया एक यूरोपियन कंट्री को। ठीक है, स्वीडन या स्कॉटलैंड में, दो में से एक है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, मैं आपको पक्का करके बता देता हूँ। तो स्कॉटलैंड या स्वीडन को उन्होंने ऑर्डर दिया, किसका? हाई ऑल्टीट्यूड यूनिफॉर्म का। ठीक है, ये बात इंडिया के जो एनालिसिस विंग थी, मतलब रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हम उसको बोलते हैं, इसको पता चली। अच्छा, आपको रॉ और आईबी में अंतर तो पता है ना?
रॉ जो है वो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करती है, यानी इंडिया की आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो रॉ डील करेगी। और आपकी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इंडिया के अंदर जितनी भी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो उनको डील करती है। तो रॉ को पता लगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी यूरोपियन कंट्री को हाई ऑल्टीट्यूड यूनिफॉर्म बनाने के बल्क में ऑर्डर दे रहा है। इससे इंडिया वालों को एक शक हुआ कि यार ये कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड में कहाँ पर जा सकते हैं, तो इंडिया ने पता लगाया, मतलब गैस किया कि ये सियाचिन पर कब्जा कर सकते हैं। तो उनके आने से उनके मतलब यूनिफॉर्म बनने के पहले ही हमने क्या किया, हमने उस कंट्री को जाकर उनसे हाथ मिलाया और कहा कि इनकी यूनिफॉर्म में और देरी कीजिए। ठीक है, इंडिया के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात उस कंट्री के साथ बहुत अच्छे थे, उन्होंने यूनिफॉर्म बनाने में और देरी करी। तब तक इंडिया ने पूरी तैयारी करके ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट किया और 1984 में पाकिस्तान के पहुंचने से पहले ही सियाचिन ग्लेशियर पर अपना क्लेम कर लिया। ये थी कहानी ऑपरेशन मेघदूत की, जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने में लगाते हैं। चलो आगे आ जाओ। यहाँ तक समझ गए, आगे आओ। देख, ये बता रहा हूँ। ये है आपकी काराकोरम रेंज, ठीक है। ये है आपकी लद्दाख रेंज और ये है आपकी जास्कर रेंज। इन तीनों को ही मिलाकर आपका क्या बन जाता है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ठीक है। बाकी की रेंजेस इसके नीचे से होती हैं। ये क्या चीज है, ये है पामीर नॉट। हिंदी में इसको पामीर की गांठ बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार की छत भी इसको बोलते हैं। लेकिन संसार की छत हम तिबेटियन प्लेटू को भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो तिबेटियन प्लेट्यू है उसे भी हम संसार की छत बोलते हैं। लेकिन पामीर नॉट को भी हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से देखो कितनी सारी जो माउंटेन रेंजेस है वो निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये आपकी हिंदू कुश निकल रही है अफगानिस्तान में, ये आपकी कुनलुन निकल रही है सेंट्रल एशिया में, ये आपकी काराकोरम इंडिया के अंदर आ रही है, और यहीं पर आपकी तियान शान है, वो भी आपकी सेंट्रल एशिया में निकलती है। तो सारी ये माउंटेन रेंजेस जो हैं ये पामीर नॉट से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ। इसी मैप पर हम वापस आएंगे लेकिन आगे का पढ़ के। चलो पानी पी लो, अगर लेक्चर लॉन्ग हो रहा है तो, और मुझे भी पीने दो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ओरिजिनल लैंडमार्क जो है हिमालय का, वो है ग्रेट हिमालय। चलो आ जाओ। तो यार ग्रेट हिमालय से हम अब हिमालय की ओरिजिनल जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसी को हम बोल देते हैं इनर हिमालय। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, यहीं से हिमालय का ओरिजिनल पार्ट स्टार्ट होता है। इनर के अलावा हम इसको और क्या बोलते हैं, हिमाद्री। अब हिमाद्री क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है। जब आप गंगोत्री का नाम सुनते हो तब आपको पता चलता है कि वहां से गंगा का उद्गम हुआ है। जब आप यमुनोत्री का नाम सुनते हो आपको पता चलता है यहाँ से यमुना का उद्गम हुआ है। जब आप हिमाद्री का नाम सुनते हो तब आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ से हिमालय का जो उद्गम है वो हुआ है, यहाँ से हिमालय निकलना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। क्या है इसके बारे में, इसका जो कोर है वो ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक इग्नियस रॉक है। हैशटैग लगा देते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमें एसिमेट्रिक फोल्डिंग देखने को मिलती है। मतलब कि अगर कोई पहाड़, कोई रेंज ऐसी है तो दूसरी इतनी होगी, वो सिमेट्रिकल नहीं होगी, उसके बराबर नहीं होगी, यानी इतनी तो इतनी। समझ गए?
सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सममित। सममित का मतलब क्या होता है? दोनों पार्ट एक बराबर। लेकिन एसिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? असममित, और असममित का मतलब होगा दोनों पार्ट अलग अलग, मतलब बराबर नहीं होंगे। अच्छा, इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसका, ग्रेट हिमालय का, उसका नाम है नंगा पर्वत। और कहां तक फैलता है ये? आपके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक। और उसका नाम है अरुणाचल में नामचा परवा। ये आपका J&K में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये आपका अरुणाचल में पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां पर दिखा देता हूं। ये है आपका नंगा पर्वत। देखो, ये आपका ग्रेट हिमालय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंगा पर्वत यहाँ से है। ठीक है, नंगा पर्वत यहाँ पे है आपका, ये ग्रेट हिमालय चला, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये कहाँ तक जाता है? ये अरुणाचल तक। और यहाँ पर होगा आपका क्या? ये वाला पर्वत, इसका नाम होगा नामचा बरवा। ठीक है, ये आपका ग्रेट हिमालय। इसकी एवरेज हाइट क्या है? मैंने आपको समझाया था यहाँ पर, ये जो रेंजेस होती है ना, इसमें कोई रेंज आपकी बहुत ऊपर मिलेगी, मतलब कोई पीक, और कोई पीक बहुत नीचे मिलेगी। तो हम हाइट को यहाँ बीच से लेते हैं, मतलब कि एवरेज निकालते हैं उसका। तो इसकी एवरेज हाइट क्या होगी? इसकी एवरेज हाइट होगी 6000 मीटर के आसपास। इतनी बात समझ रहे? अच्छा, अरुणाचल में ही ये जो नामचा बरवा है, यहाँ पर आपको एक सिंटेक्शियल बेंडिंग देखने मिलेगी। अभी मैं आगे समझाऊंगा जब हम पूर्वांचल पढ़ेंगे। सिंटेक्शियल बेंडिंग, इसका मतलब होता है, देखो ये नामचा बरवा है, यहाँ तक आपका ग्रेट हिमालयस आए, और यहाँ पर यू टर्न ले लिया उन्होंने, नीचे चले गए। इसी को हम बोलते हैं सिंटेक्शियल बेंडिंग। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये इंडियन प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो फिट तो होगी नहीं, खांचे में कोई फिट तो हम कर नहीं रहे हैं। लेकिन जब ये टकराएगी तो ऊबड़ खाबड़ भी शिफ्ट हो जाएगी, टकरा के कुछ पार्ट यहाँ को मुड़ गए और यहाँ पर यू टर्न ले लिए। इसी के कारण आपकी ब्रह्मपुत्रा जो है वो भी यहाँ से यू टर्न मारती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिंटेक्चुअल बेंडिंग। एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर है। और इसका है आपको बताने लायक, सेंट्रल एक्सियल रेंज। मतलब भैया, इसका मतलब सिंपल लेंथ होता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में सेंट्रल एक्सियल रेंज पूछ लेगा तब भी आपको बता देना है कितनी है, 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ हो जाएगी। यहीं पर आपकी हाईएस्ट पीक्स, बड़ी बड़ी आपको पीक्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, ग्रेट हिमालय के बारे में अब मैं बता देता हूँ आपको। ना हाईएस्ट पीक्स आपको देखने को मिलती हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है ग्रेट हिमालय के अंदर। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट क्या है? 8848 मीटर्स। मोस्टली ये नेपाल में और तिब्बत के अंदर आती है। ठीक है, और ये है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट जो है, ये इसके अलग अलग नाम है भैया। नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा, और जब ये तिब्बत में जाती है तब इसको बोलते हैं चोमो लुंगमा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, तिब्बत में। सेकंड है आपकी माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 8598
मीटर्स। ये आपकी इंडिया की हाईएस्ट पीक है, इंडियाज हाईएस्ट, ठीक है, और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है। तो भैया सेकंड कहाँ गई? अरे अभी बताया ना, कहाँ गया K2? ये ये देखो, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है K2, लेकिन ये इंडिया के अंदर नहीं आते हैं बाबू। ये आता है आपका पीओके और वो वाले एरिया के अंदर, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए हम इसको इंडिया का पार्ट अभी कंसीडर नहीं करते हैं K2 को। जब आपको इंडिया का लिखने के लिए आए, तब आपको बोलना है माउंट कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है, और ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक आपकी माउंट एवरेस्ट है, और ये दोनों पीक्स आपकी ग्रेट हिमालय में है। लेकिन आपकी जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2, ये आपकी ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आपकी ट्रांस हिमालय का काराकोरम रेंज का पार्ट है। अंडरस्टूड? इतना क्लियर हुआ? थर्ड आ जाओ। थर्ड आपकी आएगी माउंट लोत्से, है ना। कंचनजंगा आपकी कहाँ पर पड़ेगी? सिक्किम में। सिक्किम। अच्छा, सिक्किम कब भारत का पार्ट बना था? 1975 में, ठीक है, पहले नहीं था। माउंट लोत्से, माउंट लोत्से की आपकी रेंज आ जाएगी 8516 मीटर्स, ठीक है। ये आपकी वर्ल्ड की फोर्थ हाईएस्ट है ऑफ द वर्ल्ड। ये कहां पर पड़ेगी आपकी? तिब्बत में, और तिब्बत एंड नेपाल। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, धौलागिरी। ये धौलागिरी है, ठीक है, ये धौलाधर नहीं है, धौलाधर आगे आएगी आपकी। ये पीक है, धौलाधर जो है वो रेंज है, धौलागिरी है। धौलागिरी भी आपकी नेपाल में पड़ती है, और 8167 मीटर्स इसकी हाइट है, और इसी को हम व्हाइट माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये धौलागिरी है जो कि पीक है, ये 8167 मीटर की नेपाल के अंदर, और जो आपकी धौलाधर रेंजेस हैं वो आपकी उत्तराखंड हिमालय जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। धौलागिरी आ गई आपकी, ये भी नेपाल में आएगी। फिफ्थ, यहाँ शायद जगह नहीं होगी। फिफ्थ आ जाएगी आपकी माउंट मकालू। इसके ऊपर भी आपको डिफेंस में क्वेश्चन देखने को मिला है। माउंट मकालू, मकालू की रेंज है आपकी 8485 मीटर्स, ये भी आपका नेपाल में है। इसी से जुड़ा सिक्स्थ आपको बता देता हूं, अन्नपूर्णा। इवन ये भी आपका नेपाल में है। 8078, कहीं कहीं पर इसकी आपको 8091 मीटर देखने मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटी ने यही माना 8078, तो आप यही कोट करेंगे, ठीक है। 8078 मीटर, ये भी आपकी नेपाल में है। सेवंथ देख लो, नंदा देवी देखो। नंदा देवी क्या है? उत्तराखंड की, यूके की हाईएस्ट पीक है, और चूंकि ये यूके की हाईएस्ट पीक है, इसका आपको याद रख लेना है 7816। इसी में आता है आपका माउंट कामेत। ये दोनों आपके यूके में पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं, और कामेत का आपका आ जाएगा 7756 मीटर। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना। ग्रेट हिमालय में ही आपको इतना सारा पढ़ना है, बाकी दूसरी जगह आपको उतना याद नहीं रखना है। लेकिन माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, वर्ल्ड की हाईएस्ट। माउंट कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। माउंट लोहत्से जो कि फोर्थ हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तिब्बत में। फिर आपके लाइन से धौलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा, तीनों नेपाल में। उसके बाद आपकी नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट, और माउंट कामेत उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट 7756 मीटर्स। आगे आ जाओ, अब पढ़ते हैं अपना सेकंड पार्ट, वो है लेसर हिमालय। इसी को हम मिडिल हिमालय भी बोलते हैं,
अच्छा एक चीज रह गई, रुको रुको रुको, ग्रेट हिमालय में एक चीज रह गई आपकी, जहां मैंने आपको ये बताया ना लेंथ और हाइट, यहाँ पर विड्थ भी थी। विड्थ कितनी है इसकी? विड्थ आपकी आ जाएगी 120 से 120 टू 190 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी विड्थ आ जाएगी। लेसर हिमालय देख लो, मिडिल हिमालय भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलेंगे? हिमाचल। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट क्या है? इसकी एवरेज हाइट आ जाएगी 3800 से 4000 मीटर्स। इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी? लेंथ देखो ऑलमोस्ट इसकी भी सेम रहेगी उतनी ही, कितनी थी? 2500 किलोमीटर की, लेकिन इसकी विड्थ में डिफरेंस है, यानी विड्थ इसकी आ जाएगी 60 टू 80 किलोमीटर्स। ठीक है, चलो लेंथ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, लेंथ भी इसकी सेम रहेगी ग्रेट हिमालय जैसी, 2500 किलोमीटर्स। और क्या देखना है इसमें? लेसर हिमालय को हम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि JNK में अलग नाम से जानेंगे, हिमाचल में अलग नाम से जानेंगे, उत्तराखंड दैट इज यूके में अलग नाम से जानेंगे, नेपाल में अलग नाम से जानेंगे। क्या क्या है? JNK में हम इसको बोलते हैं पीर पांजाल रेंज। ठीक है, हिमाचल में हम इसको बोलते हैं धौलाधर रेंज, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि धौलागिरी नहीं है, धौलाधर रेंजेस। जब हिमालय जो है आपका हिमाचल में प्रवेश करता है तब वो धौलाधर रेंज होता है, लेकिन धौलागिरी क्या है? एक पीक है जो कि ग्रेट हिमालय में है। उत्तराखंड में आप इसको बोलते हो नाग तिब्बा, नेपाल में आप इसको बोलते हो महाभारत रेंज। इतना समझ गए? अब अगर मैं आपको बोलूं आपकी कश्मीर वैली जो है, ये किसके किसके बीच में है? तो ये है बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड आपके लेसर हिमालय। इनके बीच में क्या है आपका? कश्मीर वैली। ठीक है, और यहां से ऐसे आके ये आ गई आपकी, क्या है? कश्मीर वैली। ठीक है, ग्रेट हिमालय व लेसर हिमालय के बीच में है, याद रखना, पूछ लेगा एग्जाम में। आगे आ जाओ, शिवालिक। शिवालिक को हम और क्या बोल देते हैं? आउटर हिमालय। क्यों बोलते हैं? सबसे लास्ट वाला पार्ट है, और एवरेज हाइट जो है इसकी सबसे कम होगी, दैट इज 1000 मीटर के आसपास। विड्थ जो होगी इसकी 10 से 15 किलोमीटर के आसपास। शिवालिक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जब ये ईस्ट में जाता है तो ईस्ट हिमालय में रिप्लेस हो जाता है द्वार्स से, यानी कि लिख देता हूं चलो, इन दी, ये स्टेटमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। इन दी ईस्टर्न हिमालयाज गेट्स रिप्लेस्ड बाय द्वार्स। अब ये द्वार्स क्या होते हैं? कुछ नहीं,
सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, नहीं समझे? अरे ग्लेशियल डिपॉजिट समझते हो, वो भी नहीं समझते तो छोड़ो। यानी कि आपके जो नदियों का, आपके जो रिवर का डिपॉजिट होगा ना, ग्लेशियर का नहीं, रिवर का, आपके जो रिवर का डिपॉजिट होगा, जो सॉफ्ट और कंसोलिडेटेड होगा, वो यहाँ पर शिवालिक रेंजेस आपकी पूरी ईस्टर्न साइड तक नहीं जाती। ये देखो इसकी जो क्या बोलेंगे, इसका रेंज जो है वो कम है, तो ईस्टर्न साइड तक पूरी नहीं जाती। और जू की पूरी नहीं जाती, जो तो जो नदियां होती हैं इसके रेंजेस को रिप्लेस करके यहाँ पर अपना डिपॉजिट कर देती हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं द्वार्स। समझ गए? ये जो द्वार्स होते हैं और ये जो नदियों का डिपॉजिट होता है मेनली, ये जो आपको टी कल्टीवेशन में हेल्प करता है, टी कल्टीवेशन में आपको हेल्प करता है। इसीलिए आप देखोगे दार्जिलिंग वगैरह में, जहां पर आपके शिवालिक रेंजेस पहुंच नहीं पाती, और वहां पर है आपके रिवर्स के डिपॉजिट्स, ठीक है, जो कि हैं द्वार्स। इसलिए वहां पर आपका टी कल्टीवेशन प्रचुर मात्रा में आपका होता है। अब एक बात, बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक क्या मिलेंगे आपको? डून्स देखने को मिलेंगे, या तो आप डून्स बोल लो, कहीं कहीं ये स्पेलिंग भी होती है डून्स, ठीक है, डून्स देखने को मिलेंगे। डून्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है। वैली ऐसी भी होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और जब ये ऐसी लॉन्गिट्यूडनल होती है, जैसे कि ये आपका रेंज है एक कौन सा, लेसर, और ये आपका रेंज है कौन सा, शिवालिक। तो यहाँ पर आपको इस तरह की कुछ वैलीज देखने को मिलेंगी। ये है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, जैसे कि आपका कोटली दून, पाटली दून, और इन सब में सबसे बड़ा आपका उत्तराखंड का देहरादून, ठीक है, यूके में है, सबसे बड़ा है। चलो, लार्जेस्ट दून है देहरादून। और बताओ, यहाँ कुछ बताने लायक बचा? नहीं बचा। इतनी बात समझ गए शिवालिक के बारे में। आओ अब हम पढ़ लेते हैं रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालय। रीजनल डिविजन्स का मतलब हम इसको नदियों के बीच में जितने भी हिमालय आते हैं उनको हम एक रीजन में बांट देते हैं, और उनका नाम रीजनल वाइज रख देते हैं, रीजन वाइज रख देते हैं। आ जाओ। तो इंडस और सतलज के बीच में आ जाएगा आपका पंजाब हिमालय, याद रखना है आपको। फिर सतलज और काली के बीच में आपका आ जाएगा कुमाऊं हिमालय। फिर काली और तीस्ता के बीच में आपका आ जाएगा नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और यहां पर फ्लो होगी आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, जिसको अरुणाचल में कह देते हैं दिहांग, और इसी की ट्रिब्यूटरी है देबांग। इसको दिबांग से कंफ्यूज मत कर लेना, दिहांग इसको कहाँ कहते हैं, अरुणाचल में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है आपका असम हिमालय। इसमें बताने लायक कोई बात नहीं है, जस्ट सिंपल आपको रट्टा मारना है यहाँ पे। इंडस और सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या दिहांग के बीच में आपका असम हिमालय,
ठीक है, तो आगे आ जाओ। अब हम रीजनल वाइज हिमालयाज की बात करें तो पहले में हम बात करेंगे कश्मीर की। तो कश्मीर हिमालय में देखने लायक सबसे पहली बात है कि यहाँ पर करेवास का फॉर्मेशन होता है। अरे करेवास ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ग्लेशियल डिपॉजिट्स, जैसे कि वो रिवर डिपॉजिट्स थे जहाँ टी कल्टीवेशन हो रहा था, ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं। इन्हीं को हम लेटेस्ट्रीन डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। लेटेस्ट्रीन डिपॉजिट्स ये क्या होते हैं भैया? याद करो फिजिकल ज्योग्राफी की वो क्लास जब हम ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके डिपॉजिट वाले लैंडफॉर्म होते हैं ना, जब मैं लैंडफॉर्म पढ़ा रहा था, तो आपके मोरेन बन रहे थे, आपके एस्कर बन रहे थे, ये सारे ग्लेशियर्स के डिपॉजिट हैं। मतलब ग्लेशियर से डिपॉजिट से बनने वाले लैंडफॉर्म हैं। आपके आउटवॉश प्लेन्स थे, है ना? आपके और क्या थे? ड्रमलिन्स, ड्रमलिन्स थे जो कि ओवल शेप के होते हैं, है ना? ये हैं आपके सारे क्या? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। पिछली क्लासेस देखो भाई, तभी ये समझ में आएगा। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स अलग होते हैं, है ना? याद करो। हॉर्न, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, याद करो। ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं सारे ये। तो यही जो लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम ग्लेशियल डिपॉजिट्स बोलते हैं, ये करेवास का फॉर्मेशन करते हैं। और करेवास क्या होते हैं? ये मदद करते हैं हमको सेफ्रॉन के कल्टीवेशन में। सेफ्रॉन, हाँ हाँ जेफ्रॉन। जेफ्रॉन जो है एक टाइप है किसका? सेफ्रॉन का, यानी केसर का। और इसी के कल्टीवेशन में हमको करेवास हेल्प करते हैं। करेवास क्या होते हैं? ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि मेनली मोरेन्स। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आती है? बोलो हाँ भैया। यहीं पर जो आपकी झेलम रिवर है वो मियंडर करती है। ठीक है, झेलम रिवर आपकी मियंडर करती है, मियंडर्स इन यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज भैया आपने तो बोला था कि मेच्योर स्टेज और आपकी ओल्ड स्टेज में नदियां मेंडर करती हैं। बिल्कुल बोला था, लेकिन यूथफुल स्टेज में भी करती है, वही तो देखने वाली बात है कि झेलम रिवर आपकी यूथफुल स्टेज में मेंडर करती है। और जब वो कोई नदी यूथफुल स्टेज में मेंडर करती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? फटाक से मुझे कमेंट में बता दो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से जाके लैंडफॉर्म वाला लेक्चर देख के आओ। जब कोई नदी, मैंने क्वेश्चन पूछा है, जब कोई नदी आपकी यूथफुल स्टेज में मेंडर करती है तब हम उसे कौन सा लैंडफॉर्म बोलते हैं? जो कि आपकी झेलम रिवर यहाँ पर कर रही है। ठीक है, थर्ड अगर मैं लेक्स की बात करूं तो कौन कौन सी लेक्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे? फर्स्ट तो आपका आ जाएगा डल लेक, कश्मीर में। ठीक है, दूसरी आपकी आ जाएगी वुलर लेक, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट है। लिख दो, इंडिया, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, ये भी फ्रेश वाटर है। और कौन सी लेक देखने मिलेगी? ये दोनों आपकी फ्रेश वाटर थी। आपको सॉल्ट वाटर लेक भी देखने को मिल जाएगी। कौन सी? पेंगोक्सो, लद्दाख में। पेंगोंगसो ही है ये लेक। चौथा आपका सो मोरीरी, मोरीरी। ठीक है, ये दोनों आपकी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। कहाँ पर देखने को मिलेंगी?
लद्दाख डेजर्ट में। डेजर्ट कैसे भैया? जब हम पढ़ेंगे लद्दाख वहां पर बता दूंगा। और बताओ। झेलम रिवर के बैंक्स पर ही सिचुएटेड है आपका श्रीनगर। ये सिटी आपकी झेलम की बैंक पर सिचुएटेड है। यहीं पर आपको कुछ पासेस देखने के लिए मिलते हैं। पासेस भी हम इस लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। यहीं पर कश्मीर के जो पासेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बनिहाल पास, आपका फोटूला। फोटूला ला यानी तिब्बतियन लैंग्वेज में पास होता है, ठीक है। और पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड आपका खारदुंगला। पहले ये आपका हाईएस्ट मोटरेबल पास था, बट अब नहीं है। अब आपका उलिमला ये वाला पास है, अभी देखेंगे हम। तो खारदुंगला आपका मिलेगा आपको लद्दाख में, लद्दाख रेंज में। बनिहाल पास आपको देखने को मिलेगा पीरपांजाल रेंज में, ठीक है। और फोटूला आपको देखने मिलेगा जास्कर में, जो कि कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं आपका उत्तराखंड और हिमाचल। सबसे पहले ये लाइज बिटवीन काली इन द ईस्ट, काली रिवर इन द ईस्ट एंड आपका रावी इन द वेस्ट। और बताओ। यहीं पर आपके दून्स के फॉर्मेशन भी मिलते हैं। दून्स के फॉर्मेशन आपके यही हैं, जो कि आपके लेसर एंड शिवालिक के बीच में होते हैं। इन्हीं में आपका कोटली दून, पाटली दून लार्जेस्ट है। आपका कौन सा, देहरादून। और देहरादून, अरे देहरादून ही जो आपकी कैपिटल सिटी है किसकी, उत्तराखंड की। देहरादून लार्जेस्ट है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है? लेंथ आएगी आपकी 35 to 40 किलोमीटर्स। और अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ आ जाएगी आपकी 22 से लेके 25 किलोमीटर, ठीक है। और बताओ भाई। पंचप्रयाग भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, है ना। जितने भी आपके पंच प्रयाग हैं सारे आपको यहीं देखने मिलेंगे। और जब हम रिवर्स सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब हम पंचप्रयाग को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके ये इंपॉर्टेंट है, देखो। ट्राइब रिसाइड करेगी जिसका नाम है भोटिया। भूटिया नहीं है, याद रखना, भूटिया अलग है। यहाँ पर यह भोटिया, भोटिया ट्राइब है, जो कि समर्स में क्या करती है, आपकी भेड़ बकरी लेके ऊपर ग्रासलैंड में चली जाती है, जिसको बोलते हैं बुग्याल, ठीक है। बुग्याल, बुग्याल क्या है, आपके समर के ग्रासलैंड है, यानी घास के मैदान है बड़े बड़े। तो जो आपकी भूटिया ट्राइब है, हाई ऑल्टीट्यूड में जाने के लिए, यानी कि ज्यादा गर्मी ना लगे, समर्स में आपको चली जाती है बुग्याल। और फिर जब विंटर आते हैं तो वापस नीचे वैली में उतर आती है। यहां तक समझ गए? हम्म। और क्या है यहाँ पर, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहीं पर आपको देखने को मिलता है।
इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस, जितना भी आपको चिल करने जाना होता है ना, वो सारा कुछ यहीं पर है। कौन कौन सा, आओ देखते हैं। पहला तो आपका आ जाएगा धर्मशाला, यहीं पर आपका इंडिया का छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम भी है। आई थिंक वो सबसे छोटा है। अच्छा, सबसे छोटा है और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में स्थित क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला, याद रखना। मसूरी, ये आपका देहरादून से 30 किलोमीटर ऊपर मसूरी। थर्ड की अगर बात करूं, शिमला, माही भाई का घर यहीं पर है। शिमला में इन्होंने फार्म हाउस ले रखा है ना, यहीं पर फार्मिंग वगैरह करते हैं स्ट्रॉबेरी की। और चौथा आपका अल्मोड़ा, और भी हैं कसौली वगैरह, ये सारे यहीं पर आपको इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। उतने क्वेश्चंस यहाँ से बनते नहीं हैं, तो आपको देखना इतना ही है। चलो आगे आ जाओ, हिमाचल वाला पार्ट हो गया हमारा। कुछ बचा? नहीं बचा। ठीक है, ठीक। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय देख लेते हैं। यहीं पर आपको देखने मिलेगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट माउंट कंचनजंगा, इंडिया की हाईएस्ट पीक। इंडिया हाईएस्ट पीक, ठीक है, 8598 मीटर्स। और बोलो, यहाँ पर कौन सी ट्राइब है भैया? यहाँ पर है लेपचा, या इन्हीं को हम कहते हैं भूटिया। अब ये भोटिया नहीं है, भूटिया है। भूटिया ट्राइब यहाँ पर रिसाइड करती है, ठीक है। यहीं पर आपके एब्सेंस होते हैं किसके? एब्सेंस ऑफ शिवालिक। यहाँ पर पूरा नहीं पहुंच पाता, शिवालिक की रेंज की जो लेंथ है यहाँ तक नहीं आ पाती, तो यहाँ पर नदियों का डिपॉजिट जो है वो जमा होता है और बनाता है क्या? द्वार्स का फॉर्मेशन करता है। द्वार्स क्या है? ये रिवर डिपॉजिट हैं जो कि एब्सेंस ऑफ शिवालिक में क्रिएट होते हैं, और ये टी कल्टीवेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। जब हम कल्टीवेशन पढ़ेंगे तब हम झूमिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है भाई, इंडियन में बहुत कुछ बचा हुआ है। अरुणाचल, अरुणाचल में आपके इंपॉर्टेंट पीक्स आपको ध्यान रखनी है। नहीं आएगा बाबू, ठीक है। सबसे पहले तो कंगटू एंड नामचा बरवा। नामचा बरवा क्या है? अभी मैंने बताया, जो आपके ग्रेट हिमालयज हैं वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में आपका है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, और ईस्टर्न मोस्ट आपका जो माउंट है, माउंट माउंट है यानी पीक है, वो नामचा बरवा है, ठीक है। ग्रेट हिमालय की, किसकी? ग्रेट हिमालय की, नामचा बरवा है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कामेंग, अरे अरे, ठीक है, सुबनसिरी और दिबांग। दिबांग क्या है? दिबांग ट्रिब्यूटरी है दिहांग की, ब्रह्मपुत्र की। यहीं पर आपको कुछ ट्राइब्स देखने को मिलती थी जिनके नाम पर उनके हिल्स के नाम भी पड़ गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर वाइज। जैसे कि आपके ये इस तरह जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ से सिंटेक्शियल बेंडिंग होती है अरुणाचल की।
यहाँ पे आपको एक मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। नाम मैं आपके नामकरण कर देता हूँ। काफिला। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैप में देखना सब समझ में आएगा। दाफला, दाफला, मीरी, एबोर, मिशमी और निशी, ये आपके ट्राइब्स के नाम थे जिनके नाम पे आपके हिल्स के नाम पड़ गए हैं। ये ऑर्डर आपको भैया चूरन खाओ, कुछ भी खाओ, याद रखना है। दाफला, मीरी, एबोर, मिशमी, निशी। निशी अगर छोड़ भी दिए तो दाफला, मीरी, एबोर, मिशमी तो आपको रट्टा मारना ही मारना है। और ये इनका ऑर्डर है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बन चुके हैं, बार बार बोल रहा हूँ, याद करना है। दाफला, मीरी, एबोर, मिशमी, दाफला, मीरी, एबोर, मिशमी, 4 बार चार बार बोलोगे याद हो जाएगा। पूर्वांचल, ये देखो क्या बोला था, दाफला, मीरी, एबोर, मिशमी, और यहीं पर आपका आ जाएगा क्या, निशी। जब आपका हिमालय जो है यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट की वजह से जो आपको यहाँ पर एक बेंड देखने मिलता है, इसी को हम बोलते हैं आपकी सिंटेक्शियल बेंडिंग। इसी की वजह से आपकी ब्रह्मपुत्र यहाँ से यू टर्न मारती है, यहाँ आती है और यहाँ गिर जाती है। तो ये वाले जो पर्वत हैं नीचे की तरफ गिरते हैं और इनकी डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ टू साउथ। और म्यांमार में हम इसको क्या बोल देते हैं, अराकान योमा। ठीक है, जब हम आगे का पढ़ेंगे म्यांमार के बारे में तब हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना है। क्या है ये अराकान योमा? अरे भैया कुछ नहीं, ये हिमालयाज ही हैं, लेकिन सिंटेक्शियल बेंडिंग्स के कारण म्यांमार तक घुस गए हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, गारो खासी जैंतिया, भैया ये क्या है, गारो खासी जैंतिया क्या है? गारो खासी जैंतिया में भी आपको रट्टा मारना है, लेकिन ये आपके हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आपके पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। हिमालय में मत लिखाना इसको, ठीक है। पूर्वांचल में, ईस्टर्न और पूर्वांचल में आपको यहाँ पर कुछ हिल्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहला तो आपका हो गया पटकाई बम, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, बहुत इजी है याद करना। ये देखो पटकाई बम। इसके बाद आप आ गया आपका नागा हिल्स। भैया इजी कैसे है, क्यों? मैंने बताया नहीं था म्यांमार की बाउंड्री स्टेट्स, अरुणा मामी, याद आया? नागा के बाद कौन सा आ जाएगा, मणिपुर। अरे अरुणा मामी, मणिपुर हिल्स। चौथा आ जाएगा आपका मिजोरम हिल्स। हिल्स हैं ये, स्टेट नहीं है, ठीक है। ये आपकी पूर्वांचल की हिल्स हैं, आपको याद रखना है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पीक्स की, तो अरुणाचल की हाईएस्ट पीक आपको बतानी है, नागालैंड की बतानी है, मणिपुर की बतानी है, मतलब पूरी मामी की बतानी है, अरुणा मामी। अरे थर्ड भैया, फोर्थ मिजोरम, ठीक है। तो अरुणाचल की अगर बात करें, अरुणाचल की है आपकी कंगटो, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल कितनी, 7090 मीटर। नागालैंड की सारामती पीक, इनकी हाइट आपको जानने की जरूरत नहीं है। मणिपुर की माउंट एसी, ठीक है, इसी का और नाम है तेनीटू। और मिजोरम की फांगपुई, पुआंग फांग पुई। अच्छा, ये फांग पुई को मैंने ब्लू से क्यों लिखा,
क्योंकि इसी को हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। फटाक से कमेंट में बता दो मुझे व्हाइट माउंटेन किसको बोलते हैं। नहीं बताए तो बेटा क्यों पढ़ रहे हो तुम। ध्यान से लेक्चर देखो और मुझे बताओ व्हाइट माउंटेन किसे कहते हैं। ठीक है, फोंगपोई ब्लू माउंटेन मिजोरम। पूर्वांचल हो गया हमारा, समिट गया। हाईएस्ट पीक्स की बात कर लेते हैं अब। चलो peaks की बात आ गई अब तो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाईएस्ट पीक्स ही तो है, यहाँ लिखवा दिया। मैं क्या सोचता रहता हूँ भाई। ये स्लाइड खाली छोड़ दो, ये हम दूसरी चीज देख लेंगे। चलो, जनरल ओरिएंटेशन ऑफ हिमालय। भैया ये हाईएस्ट पीक भैया ये लिखवा दिया मैंने आपको। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक वाली स्लाइड मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ जनरल ओरिएंटेशन ऑफ हिमालय देख लेते हैं। इसका मतलब, अरे जनरल ओरिएंटेशन ऑफ हिमालय का मतलब कि जैसे J&K में आपका हिमालय जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, अरुणाचल में आपका हिमालय जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, पूर्वांचल में आपका हिमालय जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। देखो जम्मू और कश्मीर के हिमालय कैसे चलते हैं, मैंने आपको बताया यूं यूं, है ना, ट्रांस हिमालय और आपके ट्रांस हिमालय की तीनों रेंजेस काराकोरम लद्दाख जास्कर। तो ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट। समझ में आती है बात। अरुणाचल को, अरुणाचल में आपके हिमालय कैसे चलते हैं, ऐसे बताया ना, दाफला मीरी एबोर मिश्मी वो वाला कैसे चलते हैं। तो ये आपके चलते हैं साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट। पूर्वांचल में आपके ईस्टर्न टेक्सचर बैंड होके सीधी सीधी नीचे गिरती हैं। ये वाली आपकी हाईएस्ट पीक्स जिनकी मैं बात कर रहा था, अरुणा मामी वाली। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं। देखो इसमें भी मैंने बताया हुआ है, ये देखो नॉर्थ टू साउथ। ठीक, आगे आ जाओ। ये था आपका जनरल ओरिएंटेशन ऑफ हिमालय। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक आज के, जो कि है पासेस। अलग अलग स्टेट के हम पासेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जम्मू और कश्मीर के पास। तो इसमें बहुत सारे पास दिए हुए हैं मैप में, लेकिन आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम सर्कल मारते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ये और आ जाओ। ये बिल्कुल सही बात है। ये देख लो, ये देख लो, यहाँ पर एक पास दिया नहीं गया है, उसको हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर पड़ता है, ये देख लो। और और यहाँ पर भी एक पास नहीं दिया गया है जिसको हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ ये यहाँ पर। ठीक, आ जाए अब बात कर लें। देखो यहाँ पर जो है आपका ये वाली स्थिति है आपकी जम्मू। ठीक, और यहाँ पर है आपका श्रीनगर। श्रीनगर, तो अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो कौन सा पास, या तो ये या तो ये, कौन सा, या तो आपको बनिहाल पास क्रॉस करना है। अच्छा पासेस होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझो, पासेस जो हैं वो माउंटेन टू माउंटेन अगर आपको ले जाना है, मतलब खुद जाना है या सामान ले जाना है, तो आपको पासेस के थ्रू निकलना पड़ता है। पासेस जो है वो रास्ते होते हैं एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में जाने के लिए। अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है देन आपको पकड़ना पड़ेगा बनिहाल पास या फिर पीर पंजाल पास। ये देखो श्रीनगर यहाँ पर है आपका, जम्मू यहाँ पर है, या तो यहाँ से चले जाओ या यहाँ से चले जाओ। सही बात हो गई। यहाँ पर है आपका क्या, गिलगित।
बाल्टिस्तान। तो अगर आपको श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान जाना है तो बताओ कैसे जाओगे? ये देखो सर्कल लगा रखा है, बुर्जिल पास लो और क्रॉस कर लो। ठीक है, यहीं पर आपका कहीं पड़ता है क्या? ये क्या बना दिया भैया, बताते हैं। और ये क्या बना दिया? अब जो 2 दिन से लेक्चर ले रहे हैं उसको तो पता ही होगा। एलओसी, एलएसी और सियाचिन। ठीक है, चलो। ये है आपका मिंट का पास, मिंट का, ये भी आपका पीओके के अंदर आता है। देन आपका अगहिल पास, ये आपके अपने वाले कश्मीर में आता है। ये कौन सा पास है जिसका नाम नहीं लिखा? ये है आपका काराकोरम पास। ठीक, और ये कौन सा पास है जिसको आप बोल रहे थे भैया इंपॉर्टेंट है? उमलिंग ला पास। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है भैया वर्ल्ड का। क्या? उमलिंगला, समझ गए? उमलिंगला जो है आपका हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी, मतलब हाईएस्ट मोटरेबल पास अब बन चुका है। तो अगर आप यहां से जोजिला को क्रॉस करते हुए एक रास्ता ऐसा बनाते हो ना, तो ये आ जाएगा आपका J&K वाला एरिया, और ये आ जाएगा आपका लद्दाख वाला एरिया। मतलब आपके बुर्जिल, मतलब आपके बुर्जिल, मतलब एक, अरे, एक, दो और तीन, ये 3 पास जोजिला भी है आपका। ये 4 पास J&K में, बाकी आपके लद्दाख में, लद्दाख वाले रीजन में। समझ गए? तो मैंने आपको क्या बताया, जम्मू से अगर आपको जम्मू टू कश्मीर या श्रीनगर जाना है तब आपको बनिहाल एंड पीर पंजाल पास यूज करना पड़ेगा। कश्मीर से अगर गिलगिट जाना है तो बुर्जिल पास, और कश्मीर से लेह जाना है, यहाँ पर आपका आता है लेह, क्योंकि ये लद्दाख है। तो कश्मीर से श्रीनगर है, ये देखो लेह जाना है, ये ले लो आप, जोजिला पास यूज कर लो। इतनी बात समझ में आती है क्या? चलो आगे ले लो। हिमाचल के पास देख लो, हिमाचल में आपको कौन कौन से पासेस देखने हैं? सबसे पहले तो ये वाला पास, ये वाला पास और ये वाला पास, ये 3 पास आपको देखने हैं। चलो, अब देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर है आपका मनाली, या फिर कुल्लू मनाली, कुल्लू भी बोलते हैं। अगर कुल्लू पूछ ले एग्जाम में तो घबराना नहीं, मनाली ही है वो। ठीक है, और यहाँ पर है आपका लाहौल, लाहौल स्पीति वैली। अरे यार लिख दूं क्या मैं? मनाली टू स्पीति या फिर लाहौल स्पीति, कौन सा पास? रोहतांग पास। ठीक है। ठीक है भैया, ये है आपका लेह लद्दाख का एरिया। ठीक, ये आपका पहला हो गया। दूसरा स्पीति टू लेह, कौन सा? मैप में देखो, बारह लाचला, बारह लाचा ला पास। ठीक है, ये हो गया आपका। शिपकीला क्यों इंपॉर्टेंट है? बताओ भाई। अरे शिपकीला आपका ट्राई जंक्शन में है ना, ये आपका चाइना वाला एरिया है, ये आपका हिमाचल इंडिया वाला एरिया है। ठीक है, ट्राई जंक्शन नहीं, ये चाइना और हिमाचल के बीच में है, इसलिए चाइना एंड इंडिया बॉर्डर। हाँ, यहाँ पर भी होता है। ठीक है,
और यहाँ से बॉर्डर पे है तो एक रिवर एंटर करती है इंडिया में, उसका नाम है सतलुज रिवर। हाँ यार लिखा तो था सतलुज रिवर, ठीक है। तो भैया अगर आपको मनाली से स्पीति वैली जाना है, रोहतांग पास यूज करोगे, स्पीति से लेह जाना है, बारालाचला यूज करोगे, और शकीला से एक रिवर एंटर करती है जिसका नाम है सतलुज रिवर। उत्तराखंड के पास देख लो। अरे यहाँ तो एक बात आपको बताई ही नहीं बाबू, रोहतांग पास में है अटल टनल। ठीक है, अटल टनल है। इसकी खासियत क्या है? ये है आपकी लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब, सिंगल ट्यूब टनल, जिसका उद्घाटन किसने किया है? मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है, और इसकी जो हाइट है वो रफली कितनी है? 3000 मीटर के आसपास है ना, हाइट है इसकी। और लॉन्गेस्ट, कितनी लॉन्गेस्ट? 9.02 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। इतनी लंबी है आपकी अटल टनल। चलो आगे देखो, उत्तराखंड के पास देख लो आप। उत्तराखंड में आपके एक तो ये है, ठीक, एक ये है और ये है। चार पासेस आपको याद रखने हैं। ये है आपका मोलिंगला, ये है आपका माना, ये है आपका नीति, और ये है आपका लिपू लेक। अब लिपू लेक जो है वो है देखने लायक, क्योंकि है ट्राई जंक्शन में। सीधा सवाल आपका ट्राई जंक्शन पास से रिलेटेड आता है, आपको लिपू लेक बता देना है, क्योंकि वो है इंडिया, है ना, इंडिया, चाइना एंड नेपाल, तीनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, आपका लिपू लेक। अच्छा, नेपाल ने भी अपने 100 रुपए के नोट में 3 टेरिटरी इंडिया की मार्क कर दी थी। कौन सी? दिखा दी थी, मतलब काला पानी। काला पानी आपकी ये यहाँ पर कहीं पर है काला पानी, ठीक, यहाँ पर काला पानी। काला पानी, लिपू लेक जो मैंने अभी आपको बताया, लिपू लेक, और लिम्पिया, लिम्पिया धूरा, ठीक है। ये 3 टेरिटरी, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धूरा, नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट में दिखाया। चलो लास्ट हम देख लेते हैं सिक्किम, जो कि हमारा आज का आई थिंक लास्ट होगा, नहीं इसके बाद एक और है अरुणाचल, देन। चलो सिक्किम में हमें दो ही देखने हैं, नाथुला एंड जेलेपला। अच्छा, नाथुला भी यहाँ देखो भैया, ये अगर आपका सिक्किम है तो ये दोनों भी आपके भूटान को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। और ये नाथुला तो और भी ट्राई जंक्शन में, ये तो चाइना और इंडिया और नेपाल को भी कनेक्ट कर रहा है। नेपाल बोल रहा हूँ, भूटान, भूटान, चाइना, इंडिया, इस तीनों के बीच में कौन सा है? नाथुला। और भूटान और इंडिया के बीच में कौन सा है? जेलेपला। यहां तक की बात हो गई। नेक्स्ट देख लो, अरुणाचल के पास देख लो। अरुणाचल में ये एक आपका आएगा, एक पास यहाँ आएगा, ठीक। ये आएगा आपका बोमला, और ये आएगा आपका बोम डीला। यहाँ आ जाएगा यंग यप पास,
ये आ जाएगा आपका डाइफर पास, और यहीं पर आ जाएगा आपका ये यहाँ पर भी है एक पास, इसका नाम है टीफू पास। समझ गए बात को? और यहाँ पर ये पास लेक पानी पास। ये हैं आपके 4 मेन पासेस, 5 मेन पासेस आप याद रखने हैं। ये आ जाएगा आपका म्यांमार वाली अलग टेरिटरी, ऊपर चाइना है आपका, इस साइड आपका भूटान है, भूटान के ईस्ट में आपका पड़ेगा अरुणाचल। समझ गए पासेस की कहानी? दर्रे होते हैं ये, और तो कुछ नहीं। दर्रे का मतलब रास्ता, जिनसे एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में हम रास्ता बना लेते हैं और माउंटेन्स को क्रॉस किया जाता है। हाँ, चलो भैया, कहानी हुई समाप्त। क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करो, जो कुछ पढ़ाया है सब कुछ लगा दो। चलो। बताओ भाई। यार एक मतलब कमेंट आया था कि भैया आप देर क्यों करते हो वीडियो लाने में। यार मैं मतलब अभी अभी स्टार्ट किया है ना, और अकेले काम करना होता है, तो बैकएंड का बहुत सारा काम होता है यार, मतलब बहुत ही सारा। ये सारी स्लाइड्स बनाना, इनके बारे में पढ़ना, क्या आपको पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, सारे क्वेश्चंस निकालना, मतलब रीसेंट के क्वेश्चंस निकालना, क्या उसमें से आ सकता है तो वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से पढ़ाना, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है ना। तो अकेले एक आदमी के लिए करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल है यार, और मुझे दूसरे काम भी होते हैं। दैट्स वाई थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियोस में, लेकिन जैसे जैसे मतलब एक क्या होता है, वो कंटिन्यूटी बनती जाती है ना, तो फिर बस आपके अपलोड्स होने लगेंगे, रेगुलर अपलोड्स आने लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा बाबू जब हम डेली अपलोड किया करेंगे, जल्दी जल्दी। यार टीम होती है तो वो एक अलग माहौल होता है, खैर वो भी आएगा। अभी आप ये देखो यार, मेरा माइंडसेट आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, वो भी अच्छी। तो यार टाइम तो थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करो। Which of the following pairs of Himalaya glaciers and their location is are correctly matched? CDS 2 का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। यार सियाचिन आपका नुब्रा वैली में सिचुएटेड है, एकदम सही बात। चुंगफार कुमाऊं में नहीं है बाबू। जैमू भी सेंट्रल नेपाल में नहीं है। गैशरब्रम पीर पांजाल में नहीं है। इनसे उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन हाल ही में आया हुआ है 24 में, तो मैंने उठा लिया था ये क्वेश्चन। आपका सियाचिन आपको याद रखना है नुब्रा वैली से रिलेटेड, ठीक है, आपका ओनली फर्स्ट। और अगर कोई डाउट आपका आता है कि भैया मुझे ये बता दो वो बता दो, या ये टॉपिक समझ में नहीं आया, कमेंट में लिखो, ठीक है, कमेंट में लिखोगे तब मैं आपके डाउट ले पाऊंगा अगले लेक्चर में फटाफट। विच ऑफ दीज पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया? इंडिया, धौलागिरी, नामचा बरवा, कामेत, यस, अरुणाचल। अरे याद आया क्या? क्या? अरे ग्रेट हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट पीक अरुणाचल में ही तो है बाबू, कामचा बरवास, नामचा बरवा, सही बात। कामेत बिल्कुल सही, नॉर्थ ईस्ट। ये जो आपका धौलागिरी है ना, नो, नेपाल में है, ठीक। मकालू भी नहीं, ये भी नेपाल में। यानी कौन सा सही होगा, सेकंड और थर्ड? ये तो सही है क्या? विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन JNK? CHSL का है, देखो ध्यान से। SSC के क्वेश्चंस तो थोड़े इजी होते हैं, बताओ भाई। ये जब आप रिवर सिस्टम पढ़ोगे ना, तब आपको ग्लेशियर वाला उसमें ठीक से समझ में आएगा। ये आगे का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने रख लिया यहाँ पे, बताओ। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में है, यूके में। रिवर वाली क्लास में आपको पता चल जाएगा।
हिमालयन माउंटेन रेंज वाज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ, मतलब कितनी और कितनी बार बताऊं मैं? हम्म? ना ना, इंडियन और यूरेशियन प्लेट यार, ऑफ कोर्स। इंडियन प्लेट जो है वो पहले जुड़ी हुई थी ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ, वहां से टूट के आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हुई, गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, 70 मिलियन साल पहले आई और किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से, और बन गए हमारे हिमालय। विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया? ये मैंने आपको नहीं बताया बाबू। ये अगर आपके इंडिया है, ये आपकी रेंजेस हैं, यहाँ पर है आपका सेंट्रल एशिया, यहाँ से आपकी चलेगी कोल्ड विंड। ये जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना तब आपको सब समझ में आएगा। तो इनको कौन रोक रहा है? अरे हिमालयाज ही तो हैं। आ जाओ। Which of the following hills are not part of the Purvanchal Hills? Aruna, Mami, नो। पाटली हिल्स नो। यूके का है भाई, ये एक दून है, याद करो। सबसे लार्जेस्ट है देहरादून। हिमालयाज हैव अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग जियोसिंक्लाइन? मतलब ये याद है, बताया था। टेथीज जो है एक जियोसिंक्लाइन है, मतलब कि एक ट्रेंच जैसा है। अरे इन्हीं को तो हटा के इंडियन प्लेट जो है ऊपर 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 बढ़ी, तो जब ऊपर बढ़ रही थी तो यहाँ पर तो पूरा आपका टेथीस सी था ना, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी, और ये ऊपर ऊपर बढ़ के यहाँ टकराई, लेकिन यहाँ पर सी था, तो इसके डिपॉजिट ही यहाँ पर बने पहले, सबसे पहले, और उसको हमने बोल दिया ट्रांस हिमालय, है ना? याद करो, टेथीस जियोसिंक्लाइन। विच ऑफ द माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन काराकोरम? बता दे भाई, मतलब और कितना? K2, त्रिशूल नहीं, नंदा देवी नहीं, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, कामेत भी नहीं, नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा आपका, ठीक है। 8611 मीटर K2 की हाइट है। वर्ल्ड, अरे रे रे, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट, याद आया कुछ? अरे भैया ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, बाकी आपकी लंबी लंबी पीक्स ग्रेट हिमालय में मिलती हैं। द डैश इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन, बताओ भाई। कश्मीर। थार डेजर्ट में क्या करेवा बनेगा? अरे ग्लेशियर के डिपॉजिट होंगे ना यहाँ पे, है ना? मैंने क्या बताया था आपको, ग्लेशियर के जो डिपॉजिट्स होंगे, लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट्स होंगे, वही तो बनेंगे। ग्लेशियर क्या डेजर्ट में पाएगा? नहीं भाई। रन ऑफ कच्छ वाले डेजर्ट में आएगा? नहीं भाई। कोरोमंडल कोस्ट में आएगा? कोस्ट में कौन से डेजर्ट आने लगे भाई? कश्मीर में ही आएगा ना, तो कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो यार यहाँ तक का था अपना, बाकी थैंक यू। यार यहाँ से आप पुराना वीडियो देखो, यहाँ से मेरे चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना यार, कमेंट करना वीडियो में, तब जाके यूट्यूब एल्गोरिदम पकड़ेगा। सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर मैं अपना पीडीएफ और आपके लेक्चर्स सारी चीजें वहीं पर डाल रहा हूँ, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद भाई।